उनके समूह को निषेध। हाँ पढ़िए पढ़िए। सत्ता में जो कर्म पड़े हुए हैं, उनमें जो परमाणु स्थिति वाले हैं, उनके समूह को निषेक कहते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है। एक समय में उदय एक में। समय एक, एक समय में कर्म के जितने परमाणु उदय में आते हैं, उन सबके समूह को निषेक कहते हैं। हाँ फिर सब कर्मों की स्थिति बताने के लिए हाँ बताया। उदय उदय ही नहीं, सत्ता में भी निषेक रूप में ही पड़े हैं, बंध भी निषेक रूप में ही होता है परमाणु तीनों। अच्छा। हाँ हाँ। जब कर्म बंधता है, उसके परमाणु आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में फैल जाते हैं। जिन परमाणुओं की समान स्थिति होती है, उनको भी निषेक कहते हैं। परमाणु की स्थिति के साथ विशिष्ट अनुभव होता है। उनकी अपनी फलदान शक्ति को, जो फल देते हैं, उस शक्ति को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। बढ़िया। उनके प्रत्येक परमाणु को वर्ग कहते हैं। अब परमाणु को भी वर्ग कहते हैं, परमाणु के ग्रुप को भी वर्ग कहते हैं। हाँ, दोनों को वर्ण कहते हैं। अनेक प्रकार के अनुभाग शरीर शक्ति के संयुक्त कर्माण वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। मैंने यही तक किया था, थोड़ा सा समझ में आया था, इसके आगे ठीक। मैंने अभी किया नहीं। बढ़िया, निषेक स्पर्धक समझ में आ गया। बढ़िया, वर्ग वर्ग ना निषेक स्पर्धक, यही हाँ, मेन पॉइंट था। धीरे यस। धीरे आगे आगे का करूंगी। हाँ बस। तो आप। प्रियंका जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? प्रियंका जी शायद है नहीं क्लास में। हाँ राखी जी कुछ पूछ रही थी। ठीक। सुष्मिता जी बता रहे थे ना, तो हाँ उसका क्या रिकॉर्डिंग बाद में स्टार्ट हुआ ना, मैंने कहा एक बार वापस रिपीट कर दीजिए। वो तो रिपीट ही है। हाँ, निषेक और नहीं, स्पर्धक के वो बारे में स्टार्टिंग वाला किताब। बता रहे थे ना, तो वो हाँ। मतलब हाँ उसके बाद से अपन ने स्टार्ट किया। ठीक है ठीक। राखी जी, जो कल रिकॉर्डिंग थी ना, अपने सुमन जी ने बोला था, वो कल हाँ, रिकॉर्डिंग में यही सब चीजें हुई थी। हाँ, तो आज कल तो तो फिर से उसका रिकॉल। सूत्र का बताए थे ना, इरविक सूत्र का। नहीं नहीं, वो हाँ जो क्लास में बताया था सुमन उसका जी हाँ ने, रिवाइज हाँ किया था हाँ उन्होंने। हाँ हाँ उसका उसका रिवाइज हाँ किया रिवाइज हाँ वो उन्होंने। किया। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था एकदम। हाँ हाँ वही, वो बहुत अच्छा है, वो भी सुन। आज फिर हाँ, रिवाइज करेंगे, कोई नहीं। Yes. रितु जी आप बता दीजिए एक बार। सर मैं कल बता चुकी थी। और कोई बताइए। सेम वही है। नहीं उसके बाद प्रियंका जी हमने आप तो। हाँ, हाँ, ये घाती अघाती में प्रशस्त अप्रशस्त की जो चार चार सर्वघाती और देशघाती जो किया था। सर वो सर्वघाती और देशघाती स्पर्धक बताऊं क्या मैं? हाँ बताइए। हाँ, जैसे घाती कर्म की प्रकृति भी दो पाई जाती है और स्पर्धक भी दो तरह के, जैसे हमने बताया था। प्रकृति में सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति। तो इसमें केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण सर्वघाती प्रकृति है, क्योंकि ये अभी हमारे सिर्फ केवली को ही होती है ये। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मन पर्य ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है। पर हमारी अपेक्षा हम लेंगे तो हमारे लिए मन पर्य, अवधि ज्ञान और मन पर्य भी सर्वघाती है, क्योंकि ये मुनि दशा में और अभी हमें नहीं है ये। सिर्फ हमें मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण है। और इन प्रकृतियों के दो स्पर्धक हैं, सर्वघाती और देशघाती। इसमें हमने एक उदाहरण दिया था कि भाग, बहुभाग और एक भाग का, कि मतलब क्या बहुभाग में क्या आता है और एक भाग में क्या आता है। सर ने वो 1,000 रुपए का उदाहरण देके, और जो फैमिली में विल बनाई है उसका उदाहरण देके, कि किस तरह से पार्टीशन होता है, कि 1/3 और 2/3। तो बहुभाग जहाँ ज्यादा और एक भाग मतलब उसका एक पार्ट। तो इसमें भी अलग अलग दिया था कि जो घाती कर्म में है उसमें प्रकृतियां आती, सर्वघाती में शैल और अस्थि और दारू, ये आएगी सर्वघाती स्पर्धक में। और देशघाती प्रकृति के भी दो भाग किए थे, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। तो सर्वघाती स्पर्धक में शेल और अस्थि और दारू का बहुभाग, मतलब ज्यादातर पार्टीशन सर्वघाती स्पर्धक में आएगा। और देशघाती में दारू का कुछ पार्ट
और लता का सारा पाठ, क्योंकि वो बहुत कम मतलब हमको अनुभव में आते हैं जब उदय आते हैं, जब लता वाले स्पर्धक होते हैं, क्योंकि उनकी जो इंटेंसिटी होती है उसके हिसाब से इनको नाम दिया है। हाँ, और एक और देख लीजिए राखी जी, 54 पेज पे देखिए जरा, एक बार पढ़ दीजिए इसको। हाँ, सभी घातिया प्रकृतियों के सर्वघाती देशघाती प्रकृति का अलग अलग दिया है, एक बार पढ़ देते हैं, पढ़ लीजिए। सर कितना 54 ना? 54। हम्म, मूल प्रकृति, सर्वघाती प्रकृति, देशघाती प्रकृति। मूल प्रकृति में ज्ञानावरण, सर्वघाती प्रकृति में केवल ज्ञानावरण, देशघाती प्रकृति में मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मन पर्याय ज्ञानावरण। मूल प्रकृति दर्शनावरण का, सर्वघाती प्रकृति में देश, केवल दर्शनावरण, सत्यान, वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला। निद्रा देख और रहे हैं देशघाती, निद्रा हमारे सर्वघाती जागृत अवस्था का पूरी तरह से घात करती है। पांचों तरह की निद्राएं हमारी जागृत अवस्था का घात करती है, उस अपेक्षा से सर्वघाती है। ठीक। और देशघाती प्रकृति में चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण। हाँ, उपज ऐसी है उतनी है, यहाँ पे चूंकि दर्शनावरण में मन पर्याय दर्शनावरण नहीं होता है, इसलिए वो नहीं है। हाँ। जय जिनेन्द्र सर, कौन सी बुक में से पढ़ हाँ, रहे हैं? जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ये पंचलब्धि बुक में से पेज नंबर 54। हाँ ठीक है, धन्यवाद। सॉरी प्रकृति जय वो- जिनेन्द्र, एक बार मेरे को थोड़ा सा सर्वघाती और देशघाती क्या होता है बताएंगे क्या? मैंने वापस लेट ज्वाइन किया और कल भी क्लास ठीक नहीं करी। ठीक है, इसके बाद एक बार देख लेते हैं कौन कौन, उसके बाद फिर पढ़ेंगे इसको, कई बार करेंगे। ओके, हाँ, कई बार करेंगे। थैंक यू। मूल मोहनीय। प्रकृति मोहनीय, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। हाँ, इसमें दर्शन। सर्वघाती प्रकृति में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी के नहीं, चार दर्शन और मोहनीय में दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां हैं, 2 सर्वघाती हो गई और एक सम्यक प्रकृति, जब क्षाक्षमिक सम्यक होता है सम्यक प्रतीक के उदय होने से, तो वो देशघाती हो। आप पढ़िए चारित्र मोहनीय में। अच्छा, चारित्र मोहनीय में अनंतानुबंधी के 4, अप्रत्याख्यान के 4, प्रत्याख्यान के 4। सम्यक प्रकृति इधर स्वंजलन के 4 और 9 कषाय के 9। नहीं, इसको इस तरह से पढ़िए, क्योंकि दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां है ना, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। 3 में से कौन सी सर्वघाती है, कौन सी देशघाती? ऐसे ही चारित्र मोहनी में 4 तो चौकड़ी है और एक नौकशा है, तो 4 चौकड़ी में 3 जो है अनंतानुबंधी, क्या क्यों? क्योंकि सम्यक तो पूरी तरह नहीं होने देती है, अप्रत्याख्यानावरण देश चारित्र नहीं होने देती है, और प्रत्याखारानवरण सकल संयम नहीं होने देती, मुनिव्रत धारण नहीं करने देती, उस अपेक्षा से सर्वघाती हुई। और दर्शन मोहनी में सम्यक प्रकृति है, जिसके होने से सम्यक तो होता है, थोड़ा बहुत तो उसमें चल मल अगाढ़ दोष होता है, लेकिन सम्यक होता है। और इसमें चौथी चौकड़ी है संजोलन कषाय की, वो देशघाती प्रकृति है, और 9 कषाय भी देशघाती प्रकृति है। अंतराय में सारी की सारी देशघाती प्रकृति है, सर्वघाती नहीं है। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। तो सर्वघाती की हो गई टोटल 21 और देशघाती की हो गई 26 प्रकृतियां, टोटल 47। तो ये घाती कर्म के बारे में देखा था। अभी इसको फिर से यहाँ से पढ़ लेते हैं। ये जो लास्ट पैरा है 48 का, वहां से कुसुमलता जी आप पढ़ेंगे? हाँ, पढ़ देती हूँ। हाँ जी, पेज नंबर 48 लास्ट पैराग्राफ।
48 का लास्ट वाला पैराग्राफ। हाँ, तुम कहोगी इसमें बताने की क्या जरूरत है। सर्वघाती प्रकृति के स्पर्धक सर्वघाती होंगे और देशघाती प्रकृति के स्पर्धक देशघाती होते होंगे। तुम्हारी आधी ही बात सच है। सर्वघाती प्रकृति के सभी स्पर्धक सर्वघाती स्पर्धक होते हैं, परंतु देशघाती प्रकृति में दोनों ही प्रकार के स्पर्धक होते हैं। सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक, इसे दोबारा समझेंगे। उसके पहले बहुभाग एक भाग किसे कहते हैं देखेंगे। मान लो तुम्हें 1000 संख्या का 10 से भाग देकर बहुभाग और एक भाग करना है, तो पहले 1000 को 10 से भाग देंगे तो 100 आएंगे। 1000 भागित 10 बराबर 100, अर्थात एक भाग की कीमत 100 है। 10 भाग में से एक भाग अलग निकालेंगे तो बहुभाग यानी 9 भाग की कीमत 900 होगी। इसीलिए बहुभाग 900 और एक भाग 100 होगा। हाँ, यहाँ पर अच्छा, राखी जी, ये घाती कर्म की जो शैल, अस्थि, दारू, लता, यहाँ तक समझ में आया है? सुना है ना आपने? हाँ जी सर। हाँ, और अघाती में कल वो जो अमृत। चार्ट में बताया था ना, ये हाँ हाँ हाँ, ठीक 48 है वाला। ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सर्वघाती में तो सारी प्रकृतियां सर्वघाती ही होती है, स्पर्धक भी। घाती कर्म में जो सर्वघाती प्रकृति है, अभी हमने पीछे देखे थे कौन कौन सी सर्वघाती प्रकृति है, उनमें स्पर्धक जो है, सर्वघाती स्पर्धक सारे के सारे सर्वघाती होते हैं, मतलब पूरी तरह से घात कर देते हैं, थोड़ा सा भी उघाड़ नहीं होने देते हैं। केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है, इसका मतलब वो जरा सा भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमको थोड़ा केवल ज्ञान हो और थोड़ा नहीं हो। तो इस तरह से नहीं है। मति श्रुत ज्ञान क्या है? थोड़ा है और बाकी का ज्ञान छुपा हुआ है। तो इस तरह से सर्वघाती और देशघाती, मतलब देश मतलब थोड़ा सा, एक अंश, सर्व मतलब पूरी तरह से। इसको जो ये है, इसके बीच में एक उदाहरण ले लिया, किसी संख्या को यहाँ पे 1000 लिया, एग्जाम्पल के लिए है, वहां तो कर्म परमाणुओं को समझाना है, वहां तो अनंत होते हैं, और अनंत को 10 भी इसलिए लिया है कि एग्जाम्पल के लिए कि उस पर कितने भाग करने हैं, उसको कितने में डिवाइड करना है, कितने उसके लेने वाले हैं। कोई भी अगर विल होती है तो उसमें क्या करते हैं, जितने अपने लड़के लड़की उसमें बांटते हैं। तो ये विल की क्वांटिटी हर एक की अपनी अलग होगी, किसी का 1 लाख, कोई 1 करोड़, 1 घर, 2 घर, तो हर एक वो क्वांटिटी भी अलग है, और वो कितनों में बांट रहा है वो भी अलग है। उसके बाद उसमें से एक भाग लिया, कितनों में भाग कितने हैं वो पार्ट तो किया है, लेकिन उसके बाद भी उसका जब एक पार्ट निकल जाएगा तो एक पार्ट देना है, किसी को 2 देना है, 3 देना है, या बहुभाग देना है, तो एक पार्ट को छोड़ के जितना बच जाएगा वो बहुभाग कहलाएगा। 1000 में से अगर 10 में डिवाइड करना हो तो एक पार्ट हो गया 100, तो बच गए 900। तो 900 को मेजर पार्ट, बहुभाग मतलब मेजर पार्ट, वो सबसे ज्यादा वाला भाग हो गया, वो मेजर पार्ट बहुभाग हो गया। जो एक भाग है, थोड़ा सा भाग है, वो हो गया शेष भाग, एक भाग बोलते हैं उसको। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, नया वर्ड आ गया है, बहुभाग और एक भाग। जब ये वर्ड्स है ना, आप अंडरलाइन कर लीजिए, रिवाइज करो तब इसको एक बार बता देना पूरे क्या क्या नए वर्ड है। सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक, फिर बहुभाग, एक भाग, और फिर ऊपर चार्ट में घाती कर्म के 4 नाम, अघाती में 4 अमृत, शर्करा आदि, हलाल, विष, ये नए वर्ड्स हैं। ओके, ठीक है। ये क्लियर हो गया जनरली, बहुत सिंपल है ये तो, सामान्य में यूज करते हैं। आगे पढ़िएगा। दारू भाग में अनंत स्पर्धक हैं, उसे यथा योग्य उससे छोटे अनंत का भाग देंगे तो अनंत ही आएंगे। उसमें से बहुभाग और एक भाग करना। दारू भाग वाले बहुभाग तो सर्वघाती स्पर्धक हैं और एक भाग देशघाती स्पर्धक है। हाँ, अभी अब इसमें घाती ये बता रहे हैं कि शैल और अस्थि स्पर्धक हमने देखे थे किस तरह के हैं। तो शैल और अस्थि तो सर्वघाती हैं, अगर वो उदय में आएंगे तो पूरी तरह से, तो केवल ज्ञानावरण अगर हम है तो इसका मतलब शैल और अस्थि केवल ज्ञानावरण के दोनों उदय में आ रहे हैं। और दारू 2 का तो है, दारू बहुभाग, मतलब दारू भी पूरा का पूरा तकरीबन सर्वघाती ही है, एक थोड़ा सा अंश है
वो बस देशघाती में आएगा। तो सर्वघाती स्पर्धक में दारू का बहुभाग ले लिया और देशघाती प्रकृति की सर्वघाती स्पर्धक में दारू का एक भाग। नहीं, जितना बच गया उसका बहुभाग और फिर उसका एक भाग किया। एक ही चीज को बार बार कल बताया था ना कि 3 में डिवाइड किया, फिर एक को जितना है फिर उसको 3 से डिवाइड करके फिर उसमें बहुभाग एक भाग निकाला है। तो ये कंटिन्यूअसली कई बार 7-8 बार बहुभाग 8 बार भी कर सकते हैं, जैसे कर्मों में है। बहुभाग हो गया बराबर, फिर एक भाग बच गया, फिर एक भाग को उसी संख्या से भाग दिया था जितने पहले थे उतने में डिवाइड किया, फिर उसका बहुभाग आया। मतलब 1 लाख का 10 से भाग दिया तो 10,000 बहुभाग एक भाग हो गया, 90,000 बहुभाग हो गया। और अभी 10,000 का फिर 10 से भाग दीजिए, तो फिर उसका 10,000 का 10 से भाग दिया तो 9,000 बहुभाग हो गया और 1,000 शेष भाग हो गए। फिर शेष भाग को फिर करिए, फिर 10 से भाग दीजिए 1,000 को, फिर 900 हो गए बहुभाग, 100 हो गया एक भाग। ऐसे ही 100 को फिर दीजिए 33 आएगा एक भाग और 66 आएगा बहुभाग। तो जितना चाहे उतना कर सकते हैं एक के बाद एक। ठीक है, आगे बढ़िए। अच्छा, इसमें एक पार्ट एक भाग और बहुभाग ही होता है, जैसे इसमें ऐसा नहीं है क्या? जैसे एक भाग किए तो वो 10,000 आपने बोला अभी एक भाग है, वो 10,000 की जगह अगर हम 2/3 करें तो, या मतलब नहीं पूरा को जैसे, नहीं तो वो वो सही बात है, बहुभाग होगा कि सही बात है। बट हमें हमें क्या है, उस संख्या को कितने 10 से क्या हर चीज से भाग दे सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर संख्या से भाग दे रहे हैं। एक पर्टिकुलर संख्या कर्म कितने बांधे, वो कितने कर्मों में डिवाइड होंगे उस अपेक्षा से आज अभी यहाँ तो क्या 1,000 ले लिए संख्या बता, अभी अनंतों की संख्या कैसे निकालेंगे, हमको कैसे बताएंगे? जैसे 100 करोड़ है वो भी करोड़ है, 120 करोड़ है वो भी करोड़ है, और 200 करोड़ है वो भी 2 करोड़ में ही आते हैं। तो अनंत के इतने हिस्से हो जाते हैं। तो हमें उतना अभी समझने के लिए पहले इतना तो समझ ले कि यस करोड़ 100 करोड़ मतलब इतने 100 से 900 करोड़ के अंदाजा हम समझ लेंगे। तो उस अपेक्षा से एक भाग और बहुभाग दो डिवीजन पहले समझ ले। डिवाइज हम कितना भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ प्रयोजन हमारा किससे सिद्ध होता है? एक भाग और बहुभाग, शेष भाग और बहुभाग से हमें यहाँ काम आने वाली चीज है, इसलिए उसको बताया। डिवाइजन तो कितने भी कर सकते हैं। घाती कर्म, सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति। पहले सर्वघाती स्पर्धक में शैल, अस्थि, दारू बहुभाग में आएगा। फिर देशघाती प्रकृति में सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती स्पर्धक, शैल, अस्थि, दारू बहुभाग, और देशघाती स्पर्धक में दारू एक भाग और लता भी एक भाग। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि प्रकृति देशघाती होने पर भी उसके स्पर्धक दोनों प्रकार के हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। अब इसे ज्ञानावरण कर्म पर घटाते हैं। केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, उसके यहाँ पे सभी स्पर्धक एक मिनट, यहाँ पे किसी को ज्यादा जिज्ञासा हो तो हर जगह जैसे सर्वघाती देशघाती बताइए, यहाँ सर्वघाती स्पर्धक बता दिए शैल और अस्थि। अब इसको कर्मों की अपेक्षा से लगाइए, सर्वघाती प्रकृतियां कौन कौन सी है, किस किस में ये पाए जाते हैं। प्रकृतियों, अब नाम लिखिए प्रकृतियों का, ये एक एक्सरसाइज होगा, अपने आप ना जुड़ेगा। अभी यहाँ सर्वघाती स्पर्धक दिए शैल, अस्थि, दारू। सर्वघाती शैल, अस्थि, दारू किस में होंगे? तो इसके आगे ये नाम लिखने पड़ेंगे पूरे के पूरे। जो 21 प्रकृतियां हैं वो सारी के सारी सर्वघाती प्रकृति, उनके साथ जोड़ना पड़ेगा, या वहां पे ये लिखना पड़ेगा कि इनमें ये स्पर्धक होते हैं। स्पर्धक को और प्रकृति को, पर्टिकुलर कोई प्रकृति में कैसे जोड़ना है, वो एक आपका जिज्ञासा के आधार पे आप बना सकते हो टेबल। ठीक है, इसका मतलब वो जैसे केवल ज्ञानावरण है तो उसमें 3 आएंगे, शैल, अस्थि और दारू एग्जैक्टली बहुभाग। दारू का फिर बहुभाग। केवल दर्शनावरण में फिर 3। फिर 3 आएंगे। तो आगे ये जो चैप्टर दिया है सर्वघाती में, आप उसमें उसी में नीचे लिख सकते हैं इसमें स्पर्धक कौन से। तो स्पर्धक और प्रकृति दोनों मैच हो जाएगी। तो मतलब 21 × 3 हो जाएगी। वो तो टोटल क्वांटिटी हुई, बट आप हर एक में एक एक नाम से ऐड करिए। केवल ज्ञानावरण लीजिए, उसमें शैल, अस्थि, दारू भाग। केवल हाँ, वही ज्ञानावरण, केवल टोटल दर्शनावरण 21 है 5 नहीं। सर्वघाती हाँ, यस प्रकृति। यस,
बिल्कुल 21 बिल्कुल। इंटू 3। हाँ, अब आपको उतने भंग बनाने हैं। ये जब भंग बनाते हैं ना, जैसे 108 हम भंग बनाते हैं, क्रोध मानम माया लोभ समरम समारम आरम और मन वचन काय से, ये तो 108 हम जानते हैं, 4 तिया 12 तिया 36 तिया 108 करके। बट 108 अगर हम लिखेंगे तो पता लगेगा कि कैसे बनते हैं। एक बार बना के देखिए, बड़ा मजा आएगा आपको। तो इसी तरह से इसके भंग आपने जो बताए हैं, इतने 21 इंटू 3 63 भंग बन जाएंगे इसके। 21 ही बनेंगे, हर एक में ये 3 3 होंगे, 21 बनेंगे। 21 प्रकृतियां हैं, 21 प्रकृतियों में हर एक में 3 3 है, तो 21 इंटू 3 होंगे बस। 3 तो जोड़ी में अलग अलग नहीं कर सकते हम। हाँ, 63 कहना ठीक नहीं रहेगा, 21 ही होंगे भंग। जैसे एक एक भंग बनाते हैं, केवल ज्ञानावरण शैल अस्थि दारू बहुभाग, केवल दर्शनावरण शैल अस्थि दारू बहुभाग, उसमें स्पर्धक। तो इस तरह से टोटल 21 ही बनेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं क्या? केवल ज्ञानावरण शैल, केवल दर्शनावरण अस्थि, केवल दर्शनावरण नहीं नहीं दारू। नहीं, सर्वघात स्पर्धक है ना, तीनों के तीनों। बिल्कुल, आपने अब सही पकड़ा है। यस, इसको इसलिए करके देखिए आप, ये आपके लिए राखी जी एक्सरसाइज है ये, आप करके देखिए। केवल ज्ञानावरण में सर्वघाती प्रकृति है, केवल ज्ञानावरण, उसमें स्पर्धक है, सर्वघाती स्पर्धक हैं। तो सर्वघाती स्पर्धक हैं शैल अस्थि दारू बहुभाग, तो केवल ज्ञानावरण में शैल भी होगा, अस्थि भी होगा, दारू का बहुभाग होगा। बट बनते वक्त उदय में आते वक्त हो सकता है दो ही के बंदे या दारू और अस्थि के ही बंदे, वो अलग चीज है। ठीक है, आगे पढ़िए। हम इसे ज्ञानावरण कर्म पर घटाते हैं। केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, उसके सभी स्पर्धक सर्वघाती हैं, अर्थात पूरा घात करते हैं। पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, कर्म कुछ नहीं करता, परंतु जब जीव केवल ज्ञान रूप परिणमन नहीं कर रहा हो, तब सामने केवल ज्ञानावरण तथा अन्य ज्ञानावरण कर्मों का उदय विद्यमान रहता है। हाँ, इसको कोई और मति रिपीट करिए, 1 मिनट, इस पैराग्राफ को फिर से कोई और, राखी जी पढ़िए आप इसको, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। और प्रियंका जी पढ़िए आप। हाँ, पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़िए। प्रियंका जी का ही डाउट था ना अभी शैल अस्थि वाला। हाँ, हमें इसे ज्ञानावरण कर्म पर घटाते हैं। हम इसे ज्ञानावरण कर्म पर घटाते हैं। केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, उसके सभी स्पर्धक सर्वघाती है, अर्थात पूरा घात करते हैं। पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, कर्म कुछ नहीं करता, परंतु जब जीव केवल ज्ञान रूप परिणमन नहीं कर रहा हो, तब सामने केवल ज्ञानावरण तथा अन्य ज्ञानावरण कर्मों का उदय विद्यमान रहता है। इसको आप बताएंगे, समझाएंगे थोड़ा, क्या समझा? मतलब जब हमें केवल ज्ञान नहीं होता, मतलब जब जीव केवल ज्ञान रूप परिणमन नहीं कर रहा अभी है, अभी जब जैसे भी अभी नहीं आप है। 1 मिनट, आप जब भी बात करिए, किसी जीव के बारे में मत बात करिए, आप अपने बारे में बात करिए, अपने ऊपर लगाइए। ओके, मेरे को ठीक है। केवल ज्ञानावरण का उदय है, तो केवल उदय ज्ञान है, नहीं है। हाँ, तो नहीं इस है। तरह से तो अब केवल ज्ञान, ठीक है, कि मेरे को केवल ज्ञान का उदय, केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है, तो थोड़ा भी केवल ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो सर्वघाती प्रकृति है, तो थोड़ा भी केवल ज्ञान नहीं है। प्रकृति भी जब सर्वघाती है और उसके स्पर्धक भी सर्वघाती है। करेक्ट, यस। तो जब तो मेरे को केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है, केवल ज्ञान नहीं है, तो मतलब कर्म कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं नहीं, जब पहले जीव पहले का 2 पॉइंट है। परिणमी। एक पॉइंट पहले इसको क्लियर करते हैं कि ज्ञानावरण कर्म पे घटा रहे हैं, केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, उसके सभी स्पर्धक सर्वघाती अर्थात पूरा घात करते हैं। अब ये पढ़िए, आगे का पॉइंट पढ़िए, आपको पॉइंट को हाईलाइट। पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। हाँ हाँ, क्या है पर्याय में? अभी पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, एक पार्ट इसका ये हुआ। यस, हाँ, ये हुआ सामान्य कथन हुआ। हम कहते हैं ना कि कर्म तो पर जानते हैं, लेकिन जब केवल ज्ञानावरण की बात आती है तो लगता है कि कर्म हमें केवल ज्ञानावरण नहीं होने देता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है सो हमारे पुरुषार्थ के ऊपर है। कर्म कुछ नहीं करता, हाँ, अभी परंतु आपने जो बोला कि मुझे केवल ज्ञानावरण कर्म प्रकृति का उदय है, जिस कारण से केवल ज्ञानावरण नहीं है,
वो तो बताया अब, हम्म बट उसी बात को हम्म गलत ठहरा रहे हैं। हाँ, कि अब कर्म कुछ नहीं कर रहा है, ये वो किस अपेक्षा अपने से है? पुरुषार्थ की अब कमी है। नहीं, हाँ अब ये किस अपेक्षा से है? हाँ, ये अपने मतलब जैसे मतलब मैं खुद ही अपने आत्मा में नहीं हूँ, तो केवल हाँ, ज्ञान आवरण कर्म का उदय कहने में निमित्त आता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी तरह पकड़ा। निमित्त आ रहा है, केवल पुरुषार्थ मेरा इतना नहीं है कि अभी हम्म वर्तमान अवस्था में केवल ज्ञान हो सके। अब नहीं हो रहा है हम्म तो एक साथ में वो कर्म के परमाणु मेरे साथ उस वक्त हैं, तो वो कहने हम्म में आएगा उनके निमित्त के कारण। तो इसका मतलब जब केवल ज्ञान हो रहा है तो अरिहंत भगवान को वो केवल ज्ञानावरण के परमाणु उनके साथ नहीं है। निमित्त का मतलब ये हुआ। हम्म। ठीक, ओके, बहुत बढ़िया, चलिए। कर्म कुछ नहीं करता, परंतु जब जीव केवल ज्ञान रूप परिणमन नहीं कर रहा हो, तब सामने केवल ज्ञानावरण तथा अन्य ज्ञानावरण कर्मों का उदय विद्यमान रहता है। हम्म। ये अच्छा समझ में आ गया, तो पूरा करना नहीं हो, समझ में आ जाता है किस अपेक्षा से क्या बात कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, पढ़िए, आप ही इस पढ़िए बुक की आगे। मतलब एक एक लाइन सब हाँ, इम्पोर्टेंट है इसलिए इसलिए। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि हमें हमें पढ़ना आएगा, शास्त्र को, पुस्तक को पढ़ना आएगा, हमारे उपयोग की एकाग्रता कैसे लगाना है। आपने वो कहते हैं ना, पति या पिता एक इधर उधर हो गई तो कितना गड़बड़ हो जाएगा। पति को पति की जगह पी पे लगा दिया, पिता और पति में डिफरेंस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कितना हमें ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा। इसलिए मैं कई बार, आपने देखा होगा, इस बात पे ध्यान दे रहा हूं। प्रकृति प्रकृति अलग चीज है, प्रकृति में स्पर्धक अलग है। सर्वघाती प्रकृति अलग चीज है, उसमें सर्वघाती स्पर्धक या देशघाती स्पर्धक है। तो इसलिए प्रकृति और स्पर्धक से कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए बार बार उसको अंडरलाइन भी करा रहा हूं, समझ में आए कि डिफरेंस कहाँ पर है। क्योंकि प्रकृति स्पर्धक पढ़ते वक्त पहली बार समझ में ही नहीं आता है। हम्म, आगे पढ़ो। हाँ, पढ़िए। आप अच्छी तरह, आपको मती पकड़ में आ रहा है पूरा। नहीं, अच्छी तरह तो नहीं, आप कुछ और पूछेंगे तो पता नहीं चलेगा। नहीं, जितना पढ़ रहे हैं उस नहीं, हिसाब से आपको बहुत अच्छा आपने समझ में आ सही रहा था। पकड़ा है प्रियंका जी। आपने जो घटाया ना अपने ऊपर, वो सही घटाया है। हाँ, वो वर्ड बोला ना, निमित्त, उससे क्लैरिटी आपको समझ में आ गई पूरी की पूरी। मति ज्ञानावरण देश घाती प्रकृति है, इनके सर्वघाती स्पर्धकों का हाँ, अभी इसको कभी उदय आप नहीं इसको होता। यहाँ पीछे 40 हमने देखा था ना, 40, हाँ, ये 50 आगे में हाँ 54। 54, इसको मिलाते जाइए। मति ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति। देखिए, मति हाँ, ज्ञानावरण देशघाती में लिखा है। देश यस। घाती प्रकृति हाँ, है, इनके सर्वघाती स्पर्धकों का कभी उदय नहीं होता। उदय होगा तो क्या होगा? इनके सर्वघाती नहीं, आप बताइए। स्पर्धकों का सर्वघाती, अभी कभी। आपने इतना जो समझा समाधि है, नहीं होगा। सर्वघाती हाँ, देशघाती, अगर मेरे मति ज्ञानावरण पे आपके मति ज्ञानावरण का सर्वघाती स्पर्धक का उदय आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो वो तो देशघाती रहेगा ही नहीं ना। वो ठीक है, अब क्या होगा, अभी आपको क्या होगा? सर्वघाती में यदि सर मैं बोलूं, हाँ, बोलिए। यदि सर्वघाती उदय हो जाएगा तो ज्ञान ही नहीं रहेगा सर। तो ज्ञान नहीं मति होगा तो शुद्ध क्या हो ज्ञान जाऊंगा? से ही हम जानते हैं। तो तो हम क्या? जड़ी मति हो शुद्ध जाएंगे। ज्ञान से हम जानते बिल्कुल सही बोला, तो ज्ञान नहीं जानेंगे होगा। जड़ी तो हो जाएंगे। देखेंगे ही हम नहीं जड़ ना हो जाएंगे, फिर। पुद्गल हो जाएंगे। जड़। तो हम्म कभी भी हम जीव से जड़ नहीं होते हैं। इसका मतलब मेरे को मति शुद्ध ज्ञानावरण हर अवस्था में, कभी पुद्गल में, हर अवस्था में, वो पुद्गल नहीं, क्या कहते हैं, निगोदिया अवस्था में भी, वहां से लेके किसी भी अवस्था में मति शुद्ध ज्ञान मेरा देश जाती। कितना भी कम हो जाए, खत्म नहीं होता है। बिना मति और शुद्ध ज्ञान के मैं नहीं रह सकता। इसका इसका मतलब ये हुआ। तो ऑलवेज भाव देशघाती ही रहेगा, मतलब सर्वघाती कभी नहीं होगा, नहीं तो फिर हम जानने देखने का काम ही नहीं करेगा जीव, फिर और बिल्कुल भी जो नहीं। जो जीव जानेगा नहीं, देखेगा, वो जीव ही नहीं रहेगा, वो पुद्गल हो जाएगा। जड़ हो जाएगा। और जड़ मैं कभी होता नहीं हूँ, एक द्रव्य दूसरे रूप बदलता नहीं है। तो हर जगह से प्रिंसिपल लगाने से क्लैरिटी आती है। ठीक, पढ़िए। इसमें लिख दिया है पीछे में, मति ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है, हम्म। इनके सर्वघाती स्पर्धकों का कभी उदय नहीं होता। हाँ,
तब तो ऐसे बोलना चाहिए ना, उनके सर्वघाती स्पर्धक होते ही नहीं। नहीं, देखिए हमें उसके हिसाब से समझना है, हम क्या समझते हैं इसको हम नहीं चेंज कर सकते, पहली बात तो। और जो भी लिखा होता है पर्पस अपेक्षा से लिखा होता है, हमें उस अपेक्षा को समझना है, न कि हमें अपनी अपेक्षा को इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अभी आगे पढ़िए। हम हमेशा देशघाती प्रकृति का ही उदय रहता है। तो यहाँ पे एक करेक्शन मान कर लो, लीजिए। हाँ, हमेशा अच्छा। देशघाती स्पर्धक का ही उदय रहता है। ठीक। मति ज्ञानावरण प्रकृति देशघाती है, उसमें स्पर्धक जो है सो देशघाती का ही होता है। अभी इसमें आपको क्वेश्चन आना चाहिए, ऊपर देखिए, देशघाती प्रकृति में कितने स्पर्धक होते हैं, कौन कौन से होते हैं? शैल्य, अस्थि, नहीं वो दारू, नहीं, ये ऊपर, उससे ऊपर क्या लिखा है देशघाती में कितने? देशघाती प्रगति में देशघाती जो स्पर्धक है दो ही है, दारू एक भाग और लता। नहीं, उससे ऊपर देशघाती प्रकृति में कितने टाइप के मतलब कौन कौन से स्पर्धक हो सकते हैं? सर्वघाती भी, देशघाती भी, दोनों होते हैं। देशघाती प्रकृति में स्पर्धक सर्वघाती भी होते हैं, देशघाती भी है। बट अभी कह रहे हैं कि मति ज्ञानावरण में सिर्फ देशघाती का ही उदय हो रहा है, तो सर्वघाती कहाँ चले गए? क्वेश्चन आना चाहिए ना आपको। हाँ, वही तो मैंने अभी बोला ना, तो फिर ये मतलब अच्छा, हाँ, अगर क्वेश्चन अगर आया है तो बहुत अच्छा है, उसका क्लैरिफिकेशन आगे है कि हाँ, ऊपर तो लिखा था कि देशघाती ही दोनों होते स्पर्धक हैं। होते हैं। हाँ, पहले तो लिखा है दोनों होते हैं, फिर कहते हैं कि एक ही का उदय में आता है, तो सर्वघाती कहाँ चले गए? तो उसका एक निराकरण आगे होगा। हाँ, वही अभी जो हमने बोला ना, वही उसका आंसर भी होगा हाँ, कि सर्वघाती क्यों नहीं होते, क्योंकि इसलिए नहीं होते, अगर सर्वघात हो जाए नहीं तो क्यों मति नहीं ज्ञान होते? रहेगा ही नहीं। वो तो स्थिति है, नहीं होते हैं। बट जो है उनका क्या हो रहा है फिर? वो क्या चुपचाप क्यों बैठे हैं? वो सर्वघाती है नहीं, ना, होते ही नहीं है। बट है तो सही ना। स्पर्धक तो अवेलेबल है ना, उसमें जो प्रकृति है उसमें स्पर्धक तो दोनों ही है ना। हाँ, तो वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में नहीं है, अब शायद क्यों नहीं ऐसा है? होना क्यों चाहिए। क्यों नहीं है? वो नहीं होते, ये तो स्टेटमेंट हुआ, लेकिन रीजनिंग क्या हुआ, क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर सर्वघाती होते तो वही अभी बोले ना कि हम हाँ, जड़ी हो जाते, जड़ हो सर्वघाती जाता। कर दिए। हाँ, तो अभी सर्वघाती फिर चुपचाप कैसे बैठे, उनको क्या हो रहा है? कोई बिना पर्पस के तो कोई आता नहीं है। सर उनका क्षय हो रहा है क्या? हाँ, नहीं, बिल्कुल कुछ होगा उनका। यस, पॉइंट ये है कि वो क्षय है, होगा उनका। उनका है, हाँ। उनको क्या होता है अभी देखेंगे ये। मान लो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो जाए तो जीव पर्याय में सर्वथा ज्ञान रहित हो जाएगा, जड़ अचेतन हो जाएगा, जो कभी होता ही नहीं। ठीक है, क्लास फिर स्टार्ट कर लेंगे। यस, ठीक है। पर इस पर से अब संयोशम की परिभाषा सिखाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। वह भी हाँ, संयोशम अभी लब्धि का इतना ज्ञान पढ़ने के बाद, होने से इतना पहले पढ़ने के बाद अब हमें क्षोक्षम जो सम्यक्त कहते हैं उसकी परिभाषा अब समझ में आएगी। अभी तक हम सिर्फ क्या है, क्षोक्षम क्षोक्षम ज्ञान बोलते थे, क्षोक्षम सम्यक्त बोलते थे। अब उसको समझ में आएगा, तब पता चलेगा है क्या चीज, क्या हो क्या रहा है। ठीक है। हाँ, वैसे भी संयोक्षम लब्धि का ज्ञान करने से पहले संयोक्षम का स्वरूप जानना जरूरी है। तुमने अनेक बार सुना है कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि